पवित्र आत्माओं, प्रातःकाल योग कक्षा के निमित्त आप यहाँ एकत्र हुए हैं। आपने कुछ अभ्यास किए, हल्के हल्के अभ्यास किए हैं, एक्सरसाइज किए हैं। ये एक ऐसे अभ्यास हैं कि जिनसे थकान नहीं होती, बस करते जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा कितना कर गए। एक अभ्यास ऐसा होता है कि जो थोड़ी देर में थका देता है, फिर करने का मन भी नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ आयु के प्रभाव से भी आपको उतने अभ्यास करने चाहिए जितना आप सहजता से कर सकते हैं और शरीर में लचीलापन बढ़िया बना रहे। आज मैं आपके समक्ष कुछ समझाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। ये मेरे पास 2 टब रखे हैं। आज मैं बताऊंगा ये जो टब हैं, ये स्पाइनल, ये रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा के लिए हैं। हम अपनी रीढ़ की हड्डी को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। आप में से 2 लोग अपना तौलिया लेकर के मेरे पास आ जाइए। आइए। भूख लगी है? नहीं, बैठ जाओ। और नहीं, इसमें ऐसे लेटना होगा। यहाँ कमर लगा लो अपनी आराम से और इसमें लेट जाओ। ये तो जैसे बच्चों के नाव होते हैं ना, छोटे छोटे। इस पैर बाहर करना होगा, पैर बाहर। आई शाबाश, ठीक है। तो वो कैसे लेट गए? बदली दूसरा है हैं? इसमें नहीं जाएगा पैर जाएगा। बाहर निकल दो। आप इधर आ जाओ, फिर आप इधर आ जाओ। हो गया? आई शाबाश, हो गया ना, बढ़िया काम। तो सिर पर तौलिया गीला रखते हैं। आप समझ लीजिए, जिस किसी की रीढ़ की हड्डी में या कंधों में दर्द है, परेशानी है, या किसी का मांस बढ़ा हुआ है, फैट, उन सबके लिए गुनगुना पानी चाहिए, गर्म, मतलब सहन करने योग्य। जब गर्म पानी भरा होगा टब के अंदर, आपका सिर ठंडे पानी से गीला होना चाहिए। जैसे तौलिया रखा ना, ये तो गीला तौलिया अपने सर पर रखना है और पैरों को आप डायरेक्ट जमीन पर ना रखें। नहीं, अभी तो आप जैसे रखें, मैं तो खाली समझा रहा हूं। तो अच्छा हो कि कुछ लकड़ी का पाटा वगैरह बनवा लेना चाहिए, लकड़ी के ऊपर रखना चाहिए। और एकदम घास भी है तो मुझे लग रहा है घास से कोई समस्या नहीं है, घास पर आप रख सकते हैं। लेकिन अच्छा हो कि कोई लकड़ी की वस्तु रहे, अर्थिंग ना हो। लगभग 15 से 20 मिनट तक आपको इसमें खर्च करना चाहिए। अपने पास गर्म पानी और रखें। जब ये पानी ठंडा हो जाए अंदर वाला, तो इसमें धीरे धीरे किनारे से और पानी गरम गरम डालना चाहिए ताकि सिकाई में बाधा ना आए। इसमें लेटने मात्र से आपकी जो धमनियां, नाड़ियां जो जकड़ी हुई थी, जो रक्त प्रवाह नहीं हो रहा था, वो आपका प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि टब तो घरों में भी रहते ही हैं, गोल रहते हैं। अगर थोड़ा बड़े साइज का है तो उसमें आप थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाओ और आप सेटिंग कर सकते हैं। कोई कठिन काम मेरे विचार से नहीं है। मैं इस चिकित्सा पद्धति को घर घर में पहुंचाना चाहता हूं। हर घर मेरे पास आए, ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं इस प्रक्रियाओं को, इन प्रक्रियाओं को हर घर में जानकारी देने के मूड में हूं, ताकि लोग सीख जाएं और अपने घर में ही करके स्वस्थ रहें। ठीक है। अब एक काम और करना है
एक नैपकिन ले लें, मलमल का कोई कपड़ा ले लें, तो अपने पेट पर यानी कि नाभि से नीचे ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ठीक है, दाएं से बाएं अपने पेट को मलें। इसी में हाँ इसी में ऐसे हाथ हिला के देखो, हाँ ऐसे कोई कपड़ा लेकर के नाभि से नीचे वाला भाग, पेड़ू संस्थान जिसे हम बोलते हैं, उससे क्या होगा, आपकी जो आंतों में कचरा जमा पड़ा है ना, उसकी लेयर्स टूटनी शुरू हो जाती हैं इसको बार बार ऐसे मलने से। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद जब आप निकलते हैं, 20 मिनट के बाद जब आप निकलेंगे तो अच्छी तरह से पोंछ लें। प्रयास ये करें कि पैर गीले ना हो आपके, बैठने के समय में भी और खड़े होने के समय में भी पैरों को गीला ना करें। आराम आराम से उठें शांतिपूर्ण तरीके से, और किसी का सहारा ले लें, पहले यहाँ थोड़ा सा बैठ जाएं और उसके बाद धीरे धीरे खड़े हों, और तौलिए से नीचे का हिस्सा पोंछ करके अपना कोई, अगर किसी के पास कुछ तेल रखा है, तेल जैसा सरसों के तेल में अजवाइन लहसुन पका करके वो तेल बना के रख लें, या तिल का तेल, तिल के तेल में भी अजवाइन लहसुन मेथी और अदरक इनको मिला करके मिक्स करके पका लें, और पकाने के बाद आप तेल को भी गर्म कर लें, और किसी के सहयोग से जहाँ पर आपको दर्द है, खिंचाव है, तनाव है, हल्का हल्का उसको मलें। यूं नहीं रगड़ना है, ऐसे करके हाँ हल्का हल्का मलें, ताकि जिन नाड़ियों को हमने तैयार किया है वो संचालित हो, ब्लड सर्कुलेशन हो। किसी का मन का भी हटा हुआ होता है, उसका भी एक ही तरीका है कि मन के में कोई समस्या आ रही है तो किसी को नंबर 5 में, किसी को अलग अलग तरीके से समस्या आ जाती है, तो उन सबको ठीक करने का भी एक अच्छा रास्ता है। लेकिन उन सबसे ऊपर एक चीज और है, उसको कहते हैं फास्टिंग। क्यों जी? फास्टिंग। तो फास्टिंग जब आप करते हैं तो एक चमत्कार जैसा होता है। तो इसी प्रकार से आप इन अपनी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं सहजता से ही अपने घर में। तो बहुत अच्छा है, इसको आप अपने घर में करें। कमर के दर्द का ऑपरेशन कराना, कमर के दर्द का ऑपरेशन कराना, अब मैं उल्टा शब्द तो क्या बोलूं, लेकिन वो गलत है। ऑपरेशन कोई समाधान नहीं है। एक बार यदि आपका ऑपरेशन हो जाता है तो ऑपरेशन के बाद केस हमारे हाथ में भी नहीं रहता। अब हम क्या करेंगे कटे कटाए में, जिसकी नाड़ियां कट चुकी हैं, जन मतलब कितने का उसको समस्या बन चुकी है, जब कट लगता है तो धमनियां प्रभावित होती नहीं होती भाई, वहां जो नाड़ियों का जाल फैला हुआ है वो तो वो नहीं कटेगा। हाँ बोलो या ना बोलो, वो कटेगा। और फिर माना कि आपने उसको जोड़ दिया है, वहां एक निशान सा ही बन जाता है। तो इसी प्रकार से फिर वो स्थितियां बदल जाती हैं। सिर पर अगर गीला कपड़ा नहीं रखेंगे ठंडा तो क्या होगा पता है, तो यहाँ की गर्मी ऊपर चढ़ जाएगी सिर की ओर। और अच्छा ये हो कि 1 गिलास सादा पानी भी पी लिया जाए। इसका दूसरा प्रभाव, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ठीक है, इस बच्चे की तरह लेटे हो आनंद से। तो तो नहीं आराम करो, कोई बात नहीं। इसमें हम और भी काम कर सकते हैं, इसमें ठंडा पानी भी भर सकते हैं। ठंडा पानी, कभी कभी क्या होता है कि हमारे इतने हिस्से को ठंडक देने की आवश्यकता होती है, बड़ी हीट भर रही होती है हमारे शरीर में, ठीक है। जो हीट भरी होती है, आप ऐसे ही लेट जाइए करके, बैठो आराम से लेटो आकर के, रीढ़ को भी आराम मिल गया और आपके इस सिस्टम को आराम मिल गया। लेकिन ये याद रखना कि ये है पिछले भाग के लिए ही, ये पीछे वाला भाग ही प्रभावित होगा, ऊपर के हिस्से के लिए नहीं है। अगर आपने पानी यहाँ तक भर दिया है तो ये ऊपर वाला भाग भी होगा, अन्यथा पानी आपको थोड़ा सा नीचे तक ही रखना है ताकि पेट उसमें पूरी तरह से ना डूबे। तो इस काम को आप अपने घर में कर सकते हैं। तो गुनगुना सादा पानी पीना है और सिर पर ठंडा कपड़ा रखना है और गर्म पानी में लेटना है। अब किसी के घरों में, जैसे हम कहते हैं ना भाई, गड्ढे वाली चिकित्सा बहुत अच्छी होती है, अब इसको हम गड्ढे के तरह से भी प्रयोग में ले सकते हैं।
गड्ढा एक तरीके से बनता है, जो बाथिंग टब होता है ना, बाथिंग टब, और बाथिंग टब का गड्ढा बना सकते हो आप। उसमें क्या करें, पहले मिट्टी फैलाते हैं, ठीक है। मिट्टी फैलाने के बाद आप फिर उसमें लेट जाइए। अच्छा, मिट्टी को भी गर्म कर लें, जिनकी कमर में दर्द है, परेशानियां, हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हैं, उस तरह से आप उसमें फैलाइए मिट्टी। और लगभग इतनी मिट्टी, 4 अंगुल से ऊपर, ये 6 अंगुल, इतनी मिट्टी तो कम से कम रखें। और गर्म पानी डाल करके उसको भी गर्म कर लें, कमर दर्द वाले। लेकिन तब ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप पूरे लेट सके। उसमें पूरे लेट जाते हैं क्या? थोड़ा बाहर रहता है। थोड़ा बाहर रहता है, तो फिर कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी ढंग से। अब मिट्टी की फिर ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी ताकि आपको असुविधा ना हो लेटने में। जो लेट जाएं आप, तो फिर आप उसमें मिट्टी भर दें अपने ऊपर, पैरों से लेके ऊपर तक मिट्टी से अपने शरीर को ढकते चले जाएं। ना करने से तो कुछ तो अच्छा है, कुछ तो होगा भाई। जिनको सुविधा है ही नहीं, जिनके पास व्यवस्था है ही नहीं, कई लोग मेरी ऐसी बातें सुन रहे होंगे जो बाहर बैठे, दूसरे देशों में बैठे, जिनके पास साधन सारे हैं घरों में, जिनके पास टब भी हो सकता है, बड़े बड़े भी हों, बड़े साइज के भी टब आते होंगे भाई, ढंग से खुल के नहा सकते हैं। मैं, क्योंकि मेरा तो वो विषय ही नहीं है, ना ही मैं टब टुब में नहाता हूँ, तो कई लोग रखते हैं अपने घरों में, तो वे चाहे तो ऐसा काम कर सकते हैं। विदेशों में बैठे बैठे लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये सब कुछ। अब गड्ढा कहाँ खोदेंगे, गड्ढे के लिए जमीन नहीं है। फिर ये है कि आप मिट्टी तो मंगा लीजिए, मिट्टी साफ सुथरी कहीं से ला करके कूट करके छान के रख लो उसे 5 एक बार आप प्रयोग में ले सकते हैं, 4-5 बार एक ही मिट्टी को। लेकिन जो पेट पर हम ठंडी मिट्टी लगाते हैं, उसको तो हम एक ही बार लगाते हैं। ये मिट्टी हमारे अब खत्म होने की स्थिति में आ गई है, शायद खत्म हो गई होगी। और अब हम मंगाने वाले हैं अगले बैच के लिए, नई मिट्टी मंगाएंगे देहरादून से। कर दिए? लो, कह रही माता जी ने फोन कर दिया है। हाँ, तो यहाँ से कोई व्यक्ति जाएगा, हमारी गाड़ी जाएगी, उसी में भर के आएगी पीछे। तो इसी तरह से हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। हम ऐसी कोई भी चीज उठा करके प्रयोग में नहीं लाते। तो मिट्टी आप अपने घर में पैर से लेकर के, पैर के पंजे से लेके ऊपर तक मिट्टी में अपने आप को दबा दीजिए। लेकिन मिट्टी ऐसी हो तो ज्यादा मात्रा में, ताकि प्रेशर पड़े शरीर पर, दबाव पड़े। तो जो होते हैं ना हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी, वो भी चढ़ कर करके सीधी होनी शुरू हो जाती हैं। जब आप गड्ढे में लेटते हैं तो कैसी ईचिंग सी होती है, खुजली सी होती है। हो रही थी पहले दिन ज्यादा। 1 मिनट। जब आप पहले दिन गड्ढे में लेटे थे उस समय कैसी स्थिति हो रही थी? पहले दिन में ही खुजली थी, हाँ, दूसरा दिन हल्का, हाँ, तीसरा दिन नॉर्मल, एकदम नॉर्मल था, हाँ, चौथा दिन नहीं था। अच्छा जी। 4 बार लेटे गड्ढे में? जी। शाबाश। तो वो जो खुजली सी होती है या इस तरह की कुछ हमारे हलचल सी हो रही होती है ना, फड़क रहा था, वो फड़क रहा होता है। तो जो क्लॉट्स होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं, थक्के जी गुरुजी, थक्के पड़ जाते हैं, वो टूटने शुरू हो जाते हैं। आपका रिव्यू बाद में होगा, तो हम फिर बताएंगे कि किस प्रकार से लाभ मिला है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है, इसको साधारण ना समझा जाए। देखने में तो टब लग रहा है छोटा सा, सामान्य सा, लेकिन ये जीवन देने वाला है, जीवन देने वाला है। तो जब आप थोड़ा सा मालिश वगैरह कर लेंगे, तो मालिश करने के बाद एक कपड़ा रखें यहाँ पर, और ऊपर से कपड़ा बांध दें, लपेट दें। बस समझ लो कि आपकी कमर अब धीरे धीरे रिपेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा एनिमा भी ले लें ताकि आंतें वगैरह हल्की हो जाए, सफाई हो जाए। और पानी पी करके कुंजर क्रिया भी कर दें। अब आप कहेंगे लो हो तो रही कमर में समस्या, और ये पानी पी के उल्टी कराने क्या मतलब है? वो आपकी बुद्धि कह रही है। पर एसिड जो शरीर के अंदर फैला हुआ है एसिड, वो खा रहा होता है शरीर को खा जाता है पूरी तरह से। तो इसीलिए वो जो अंदर गड़बड़ हो रही है उसको रोकना है हमें। तो आप निश्चिंत रहें, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अपने घर में ही आप ये स्पाइनल बाथ बोलते हैं इसको, ये स्पाइनल बाथ, अपने रीढ़ का स्नान अपने घर में ही आप करें और लाभ उठाएं। इसी से संबंधित किसी कोई प्रश्न? आप 1 सप्ताह भी ले सकते हैं, 1 सप्ताह प्रतिदिन ले सकते हैं। बोले बाबूजी। ठंडा पानी रहता है तब भी तौलिया रखना है? ठंडा पानी रहेगा तब भी तौलिया रहेगा, तौलिया नहीं छूटेगा।
क्योंकि सिर को तो ठंडा रखिएगा, क्योंकि यहाँ की जो गर्मी है ना, ठंडे पानी में बैठ करके अचानक ऊपर भागती है, तब भी दिक्कत आती है। तो इस तरह से आप आनंद लीजिएगा इस प्रक्रिया का। और आपने बताया 1 सप्ताह तक ले सकते हैं। हाँ, तो 1 सप्ताह तक तो एनिमा नहीं करना। ले लो। क्या अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 1 सप्ताह, क्योंकि हम भी तो यहाँ दे रहे हैं। जब हम चिकित्सा करते हैं तो आप 1 सप्ताह भी एनिमा ले सकते हैं, वरना आदत नहीं डालनी, क्योंकि अंडर ट्रीटमेंट तो आपको वो सब करना होता है। उसके बाद में घर में जाकर के सप्ताह की मैंने आपको बात कही है, बस आपने करते रहे। सप्ताह में 1 दिन की बात कही है, धीरे-धीरे उसको भी छोड़। धीरे धीरे वो भी छूट जाएगा। नेचुरल इस अवस्था में आ जाएं आप। और फिर भी कभी लगे कि भाई आज थोड़ा सा भारीपन सा हो रहा है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, गए झट से अपना करके कर लिया, वो कौन सी दिक्कत है। गोली खाने से तो अच्छा है, गोले खाने से तो अच्छा है, ये गोले मत फाँकिए, तो उनसे अच्छा है कि आप ये सब कर लीजिए। ठीक है, ठीक है जवान, जी गुरु जी। चलो ठीक है, अब आप उठ जाइए। किसी ने कहा गुरुजी मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, नहीं वो पेट साफ नहीं हो रहा। बताया ना ठंडी का दिन था, मैंने कहा भाई इसको कटी स्नान दे दो, और ठंडे पानी के टब में उसको बिठा दिया, और ठंडे पानी के एक वो नहीं बिठाया गया, और दूसरा बोला जी मेरे भी हो रहा कुछ, पेट से साफ नहीं हो रहा। मैं कि ऐसे ही बिठाओ भाई। अब दोनों के दोनों बैठे, हमने नंगे करके बिठा दिया टब में। अब सर्दी का दिन, दर 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 दूसरा क्या है, दूसरे तूने मरवाया मेरे को, तो अगर तू ना कहता गुरुजी से तो गुरुजी मुझे भी ना बिठाते। अब मुझे भी तूने ठंडे पानी में बिठवा दिया, देख मेरी क्या हालत हो रही है। किकड़ी पहलवान बन गया। पता क्या हुआ, वो ठंडे पानी के टब में बैठने के बाद जब एनिमा दिया, बहुत गंदगी निकली। क्यों, जो धड़धड़ हुई ना वो ठंड के कारण, और पेट मलने के कारण आंतों में से जो मल पड़ा हुआ था वो हिल गया, वो हिला, एनिमा दे दिया और निकल गया। तो ये स्थितियां हैं। तो बहुत अच्छा है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति बहुत उज्जवल, निर्मल, साफ सुथरी और दैवीय चिकित्सा पद्धति है। दैवीय मानते हैं ना, दैवीय। तो प्रकृति माता, प्रकृति को माँ बोलते हैं। तो माता निर्माता भवती, माता निर्माण करने वाली होती है। भाई जो तुम माता के सानिध्य में नहीं रहोगे, माँ के पास ही नहीं रहोगे, है ना, माँ के पास जाओगे ही नहीं, तो तुम्हारा निर्माण कैसे करेगी। माँ की तुम बात ही नहीं मानोगे तो कैसे निर्माण होगा। और वैसे मनुष्य भी, जो बच्चे हैं, अब जो लोग अपनी माता की बात नहीं मानते, अपने पिता की बात नहीं मानते, तो भैया उनका निर्माण कैसे होगा। तो वो फिर क्या करेंगे, उल जलूल जिंदगी जिएंगे। उल जलूल कैसी, वो बीड़ी फूकेगा, सिगरेट फूकेगा, तंबाकू चबाएगा, ऊट पटांग चीजें खाएगा पिएगा, और नहीं तो शराब पिएगा और गालियां बकेगा। अगर अपने बड़ों की बात पहले ही मान ली होती, क्यों, माता निर्माता भवती, माता की बात मान रहा होता, जब माँ ने पहली बार जब थप्पड़ दिखाया, गलती करने पर थप्पड़ दिखाया था, उसी समय समझ जाना चाहिए था, अरे ये तो गलत है भाई। इसका अर्थ यह है कि माँ थप्पड़ दिखा रही है तो ये बात बहुत गलत है। अगर माता की प्रत्येक बात का सम्मान किया जाए, माता की प्रत्येक बात का माना जाए ढंग से, तो मुझे लगता है कि फिर बच्चे का जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन कुछ माताएं कुमाता होती हैं स्वयं, उन माताओं के स्वयं के संस्कार भी नहीं होते। जब संस्कार नहीं होते तो बच्चों को क्या संस्कार देगी। इसीलिए मैं बेटियों से कहता हूँ, लड़कियों से कहता हूँ, समझ जाओ आगे चल के तुम्हें माता बनना है। अपने बच्चों को क्या सिखाओगे, बेहुदापन सिखाना पड़ेगा। फिर सिखाओगे क्या, वो सीख ही जाएंगे, आपको देख देख करके वैसी हरकतें करेंगे, वैसा ही जीवन जिएंगे। तो इसीलिए जो आज बेटियां हमारी अभद्र जीवन जीती हैं, तो उनको अभी समझने की आवश्यकता है, ताकि उनके आने वाली संतान, ये तो संतान पैदा ही नहीं करना चाहती, और मानसिकता खराब हो गई है। कौन बच्चों के झंझट में पड़े, बच्चे झंझट दिखाई देते हैं। अरे तू भी किसी के लिए झंझट होगी, फिर तू भी तो पैदा किए किसी ने, तेरा भाई भी पैदा हुआ है, तू भी झंझट है किसी के लिए। तो तुम आज बच्चों को झंझट मानने लगे हैं, तो ये गलत जीवन शैली। तो इसीलिए कहता हूं, प्रकृति माँ है, प्रकृति हमारी माँ है। देखो कैसी ठंड, बढ़िया बढ़िया हवा लग रही है, कैसे उड़ रही है, और कैसे पंछी बोल रहे हैं, कोयल बोल रही थी थोड़ी देर पहले,
इतना बढ़िया वातावरण हो रहा है और ये निकम्मे सोए पड़े। जाके देखो घरों में कैसे चादर तान करके सोए पड़े। बाप ने एसी लगवा दिया कमरे में और बाप की कमाई को ऐश कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं पूरे के पूरे, और फिर खाते हैं और बढ़िया पैसा खर्च करते हैं, और फिर कुछ पिताजी कह दें तो घुर्राते हैं। पिताजी के और घुर्राते हैं, हाँ? आपने हमको ऐसा बोल दिया। तो फिर माँ सपोर्ट में आ जाती है। आप क्या बच्चों को तंग करते रहते हो हर समय। पिताजी के डांटने पर अगर माँ बीच में आ गई और माँ ने अगर बच्चे से यही कह दिया, इतना कह दिया, तो छोड़ना, इनकी तो आदत ही ऐसी है। तो पिता के प्रति बच्चे के अंदर प्रेम नहीं, घृणा के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। ये बात समझना बहुत गहरी बात है। ये पिता के प्रति बच्चे के अंदर घृणा के भाव आ जाएंगे। और अगर पिताजी ने एक चांटा लगा दिया तो माँ को पास में जाकर के क्या बोलना चाहिए, एक चांटा मैं भी लगाऊंगी अगर बदमाशी करेगा तो। क्यों? पिता सूर्य की भांति होते हैं। पिता सूर्य की भांति होते हैं। पिता की गर्मी इतनी होती है कि पिता की गर्मी और पिता की आंख देखते ही बच्चा सीधा खड़ा हो जाता है। लेकिन ढीला जब भी पड़ेगा वो माँ के प्यार में पड़ेगा। पिता तो मन नहीं कर रहे किसी बात काम के लिए किसी बात कोई पैसा देने के लिए कि भाई मैं पैसा नहीं दूंगा अभी, ये व्यर्थ है। और माँ ने जो चोरा रखे थे उसको बोलते कोर्चा, हमारे देहात में वो कोर्चा कर रखा था पति की जेब में से, और कहीं कमान थोड़ी गई थी। इधर से बचा लिया, इधर से बचा लिया, इधर से बचा लिया। वो धीरे से निकाल के उसके हाथ में धर रही है। तो बाप तो शत्रु बना दिया, बाप को तो विलन बना के रख दिया बेचारे को, जो रात और दिन मर रहा है, पच रहा है, जाने क्या क्या कर रहा है, गालियां खा रहा है, अपमान सहता है पूरे परिवार को। एक को दिखा रखा था माता को, माता निर्माता भवती है, ध्यान रखना, माँ की तुलना कोई कम नहीं किसी से भी। तो माँ दूध पिला रही है, माँ दूध पिला रही है, ठीक है, और बच्चे साथ बैठे हैं। लेकिन वो माँ भी बच्चा भी और सारे के सारे एक टोकरे में बैठे हैं, और वो टोकरा किसके ऊपर है? पिता के ऊपर है। बोले माता दूध पिला के पालती है बच्चे को, वो तो दिखाई दे रहा है, और वो बाप सबको सिर पर लेकर के चल रहा है, पूरे परिवार को पाल रहा है। तो भूमिका किसी की भी बड़ी नहीं है। कहते हैं यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि धरती से बड़ा कौन? बड़ी विनम्रता के साथ कहा, धरती से बड़ी प्रभु माता है। और बोले आकाश से भी बड़ा कौन है? पिता है। और आकाश में कितनी पृथ्वियां समा जाती हैं पता है? कितनी पृथ्वियां समा जाती हैं इस पूरे ब्रह्मांड में? कितना, अरे सब कुछ ब्रह्मांड में ही तो है। अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत सौर मंडल हैं, कुछ गिनती ही नहीं है। तुम्हारे टेलीस्कोप कहां तक काम करेंगे, तुम्हारा एनालिसिस भी कितना काम करेगा, उससे भी बड़ा है ये सब। तो बोले आकाश से भी अगर विशाल कोई है तो पिता माना जाता है। तो पिता की भूमिका कम नहीं है। तो इसीलिए मां निर्माण करने वाली होनी चाहिए, बच्चों का निर्माण करने वाली चाहिए, पिता का भी, अपने पति का भी सम्मान करने वाली होनी चाहिए। और जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वो भी सम्मान है। बच्चे ने कोई जिद की कि मुझे वहां जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, पार्टी में जाना है, वो दोस्तों के साथ जाना है, पार्टी में जाना है, तो माँ को ये कहना चाहिए भाई बेटा मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। नहीं तो वहां क्या होगा, दोस्तों की जो पार्टी होती है, अब उसमें क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे लोगों के साथ में बदतमीजी करेगा, नहीं करेगा, ये जो पार्टी है, इन पार्टियों ने भी बेड़ा गर्क किया है। ये फिर आगे चल करके पब डांस बार हो जाती है फिर आगे चल करके। तो इस तरह से भैया अपने जीवन को सुधारो, बढ़िया बनाओ। प्रकृति हमारी माँ है, जैसे ये हमारी माँ है, जन्म देने वाली माँ है। इस प्रकृति में तो कितनों का जन्म होता है, होता नहीं होता? बोलो, हाथी का जन्म होता है, शेर का जन्म होता है, पूरे जितने भी जीव हैं सब जन्म लेते हैं इस प्रकृति के अंदर ही। लेकिन इस प्रकृति माँ, ये प्रकृति माँ उन सबको भूखा मारती है। उनके हिस्से का उनका भाग जो भी है, जैसा भी है, उनको सबको पहुंच रहा है। आपको क्या लगता है केवल पालन आपका ही हो रहा है? अरे पालन यहाँ छोटी छोटी कीड़े का भी हो रहा है। देखो कीड़ों का भी पालन हो रहा है, चींटी का भी पालन हो रहा है। क्यों बाबूजी? चींटी भी पल रही है ना। नदी में गए थे जी, वहाँ भी चींटी थी एकदम जंगल में। बताइए, कह रहे नदी के अंदर भी चींटी थी? नदी के किनारे जंगल में एकदम चींटी थी। हाँ, और नहीं, जंगलों में तो चींटियां रहती हैं,
चींटी भी रहती है, चींटे भी रहते हैं, लाल भी चींटी रहती है, काली चींटी रहती है, उनके बहुत बड़ा बड़ा परिवार रहता है। तो ये सब के सब पल रहे हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव जंतु प्रकृति माता के अंदर पल रहे हैं, ये माँ पाल रही है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ, कभी भी किसी भी मूल्य पर आप प्रकृति का अपमान नहीं करें। ये पेड़ काटना, जो आज पेड़ की कटाई चल रही है धड़ाधड़, मैं सड़कें चौड़ी करूंगा, मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और खेत काट काट करके तुमने घर बना डाले हैं सारे के सारे, इसका तुम्हें हर्जाना भरना पड़ेगा, इसकी कीमत, इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। याद रखना, बच नहीं सकते। या तो एक पेड़ काटो, 10 पेड़ लगाओ। कल मैं एक बच्ची को देख रहा था, बच्ची को पता नहीं कहाँ की बच्ची थी, वो किसी दूसरे देश की थी, पता नहीं कितने मिलियन उस अकेली बच्ची ने पेड़ लगा डाले, और पूरा जो वीरान जंगल था वो हरा भरा काट डाला। ऊपर से दिखा रहे थे, ये वीरान जगह थी, बिल्कुल बेकार जगह थी, उस बच्ची के प्रभाव से पूरा का पूरा हरा भरा हो गया पूरा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, धरती को हरा भरा रखें, इसको हरा भरा रखोगे तो ये तुम्हें हरा भरा रखेगी। तुम इसको नष्ट कर दोगे तो तुम अपना आप ही नष्ट हो जाओगे, तुम्हें नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। गोले ऊपर से गिरेंगे उसकी आवश्यकता नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग तो वैसे हो रही है, कितनी तेज धूप पड़ने लगी है, कितनी परेशानियां बढ़ रही हैं हमारे सामने, कितना प्रदूषण बढ़ गया है, इसको बढ़ाने वाला कौन है? हाँ, प्रकृति को हम नष्ट कर रहे हैं, प्रकृति को हम नष्ट कर रहे हैं। और जब हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो प्रकृति तुम्हें छोड़ेगी क्या? माधव थप्पड़ लगाती है ना फिर, नालायक नालायक, मानता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं, जीवन काटो मत, जीवन को जियो। मेरे फौजी भाई, आप सुनो ध्यान से, संकेत आपके लिए है। आपके पास में अभी रिटायरमेंट आप ले चुके हैं, कोई ऐसा काम नहीं, बाकी रिटायरमेंट लिए हुए और भाई और लोगों से भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, तो कम से कम वृक्षारोपण का काम शुरू कर दो। अपने पूरे जंगलों को, पूरी सड़क के किनारों को जगह जगह हरा भरा कर डालिए, ठीक है? तो इस तरह से आप कम से कम अपनी छत को ही हरा भरा कर दो। अपनी छत पर बेल, पौधे, फूल, फुलवाड़ियां और उसको सजा दो पूरा। अपने घर के आंगन को हरा भरा कर डालिए, कुछ करना शुरू करो, प्रैक्टिकल जमीन पर काम करो। जमीन पर काम करोगे, प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे, प्रकृति नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। बहुत कठिन काम है, तो हर क्षण हर पल जियो। एक बात और याद रखना, जहां आप इलाज कराते घूमते हो, वो आकस्मिक तात्कालिक उपचार की तो चलो मैं छूट दे रहा हूं, तात्कालिक उपचार, अगर आपको अचानक कोई चिकित्सा लेनी पड़ रही है, अन्यथा लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के लिए कोई चिकित्सा पद्धति वहां आपकी नहीं है। मैं गोली लगी, गोली अंदर से निकालनी है, ऐसा नहीं कि गोलियां पहले नहीं, मतलब तलवार पहले नहीं लगती थी, पेट में चाकू बर्छी नहीं घुसते थे, पहले भी उपचार हुआ करते थे। कटे हुए अंग को जोड़ने की व्यवस्था पहले भी थी। रावण के समय में भी सब, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के समय में भी अंग कट जाते थे और लेपन आदि बना बना करके उसको जोड़ दिया करते थे। अब चलो एक आधुनिक विज्ञान के अनुसार आप उसको शल्य चिकित्सा बोलते हैं उसको, ये सब चिकित्सा पद्धति है और इसमें आपको जोड़ गांठ करनी पड़ रही है, वो विषय अलग रहा। तात्कालिक और उपचार आपको करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कहूंगा आप प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आइए, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाइए। प्राकृतिक जीवन के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है? तो इस शिविर में मैंने आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है, आपके जीवन को बदलने का प्रयास किया है। एक कहावत है कि कथा में कितने लोग आए, मेरे दिमाग में इसका कोई मूल्य नहीं है। कथा कितने लोगों में आई, बस मूल्य इसका है। आपके दिमाग में मेरी कथाएं पहुंच गई, ये सारी व्यथाएं दूर कर देंगी, ये कथा ही व्यथा दूर करेगी। प्रैक्टिकल क्रियात्मक आप देख चुके हैं, झलक देख चुके हैं। तो इसी प्रकार से कथाएं भी अब बदलनी पड़ेंगी, कथाओं के तरीके बदलने पड़ेंगे। खाली उस तरह की कथाएं नहीं, अब कथाएं वो होनी शुरू हो जाएं कि जिससे पूरे समाज की व्यथाएं दूर हो जाएं। ये वो कथाएं हो जो हिंदू के लिए भी हो, मुसलमान के लिए भी हो, सिख के लिए भी हो, ईसाई के लिए भी हो, यहूदी के लिए भी हो, यानी कि प्रत्येक वर्ग के लिए कथाएं शुरू हो जाएं तो सारी की सारी व्यथाएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। वरना ढूंढते रहो जीवन को, जीवन है कहाँ, तो जीवन कभी कहीं नहीं मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो जो बताया उसका ध्यान रखें।
होती हैं, हर बातें काम की होती हैं, हर बातें बारीकी को लिए होती हैं। पति और पत्नी का संबंध बड़ा मधुर होता है, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होती है? लवर लवरी से। आजकल जो चल रहा है, ये लवर लवरी वाला जो सिस्टम है, मेरी समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि लवर लवरी के चक्कर में बहुत बेटियां बर्बाद हो गई, बेटे भी बर्बाद हो गए, वो विक्षिप्त हो गए, वो डिप्रेशन में रहते हैं। ढेरों बच्चे डिप्रेशन में, मेरे यहाँ तो आ चुके। उनकी माँ ले लेके आती, चल गुरुजी के पास चल, आराम मिलेगा। अब आराम क्या मिलेगा? गुरुजी उसकी लवरी का क्या करे? भाई वो तो चक्कर तो दूसरा है ना, अब उससे वो बात नहीं कर रही है, तो हम क्या करें इस बारे में? तो इसीलिए ये जो पहले पहले ये टेस्टिंग के चक्कर में लग जाते हैं, ये जो पहले पहले लड़कियां एक दूसरे के संपर्क में आनी शुरू हो जाती हैं कि अरे मेरा बॉयफ्रेंड है, तेरा क्या करे मेरा बॉयफ्रेंड? उसके पूछो कितनी गर्लफ्रेंड है, तू तो उसे बॉयफ्रेंड बना रही है, उसकी है कितनी इसका पता है, और ये तेरी गर्लफ्रेंड है, इसने और कहां कहां अपने संबंध जोड़ रखे हैं। तो ये सब समाज को अव्यवस्थित करने वाली बात है। इससे समाज एक गलत दिशा में जाएगा। भले ही आपको गवर्नमेंट मान्यता दे दे, आपको सरकार कितनी भी मान्यता दे दे, लेकिन ये समाज के हित में नहीं है। और अगली समस्या, प्राचीन समय में संबंध होते थे ना, विवाह भी तो होते थे, किसके द्वारा होते थे पता है? पंडित जी के द्वारा, नाई के द्वारा। क्योंकि पहले जो नाई होते थे उनका ठिये नहीं होते थे, अपनी ठिये पर कम बैठते थे, वो छोटी सी संदूकड़ी लेकर के और दूसरे गांव में भी जाते थे कटिंग करने के लिए, घर घर जाते थे, दूसरे गांव में भी उनका फैला होता था। समझना। अब उस नाई का ये पता, नाई को पता रहता था कि किसकी बेटी बड़ी है, किसका बेटा बड़ा है, जगह जगह जाते रहते थे। आके बताता, चौधरी साहब भाई मैं वहां गया था, आपके लड़के के अनुसार उनकी जो लड़की है आपके परिवार के अनुसार लगता है बिल्कुल फिट बैठेगी। और पंडित जी भी जाया करते थे जगह जगह, और वो कहते भी थे कि पंडित जी जरा हमारी छोरी का ध्यान रखना, हमारी बेटी का ध्यान रखना, इसके योग्य कोई लड़का मिले तो देखना। तो पंडित जी संबंध करा दिया करते थे, उसको बिचौलिया कहो या जो भी कहो, या किसी ना किसी माध्यम से कोई बिचौलिया होता था बीच में। उसको बोलते बिचौलिया। वो जो बिचौलिया होता था, जो बीच में रहता था विवाह कराने वाला, वो आगे तक ध्यान रखता था, पूरा ध्यान रखता था। कोई समस्या बनती थी तो बिचौलिया को पकड़ लेते थे, भाई तुमने तो कहा था कि लड़का शराब नहीं पीता, ये तो बहुत बेबड़ा। बोले भैया मेरे को तो ऐसे बताया गया था। अबे तुझे किसने बताया था? अब उसे झगड़ा होता है उसके साथ में। अब एक बात बताओ, ये आपस में ही संबंध बना लेते हैं, अब ये किससे करोगे, किससे बात कहोगे? तो हम माता पिता बेकार चीज है? अच्छा, माता पिता जो बच्ची के लिए या बच्चे के लिए चुनाव करके देंगे, ज्यादा अच्छा देंगे या तुम ज्यादा अच्छा चुनाव करोगे? तो मुझे लगता है कि माता पिता दूर तक जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले अगर कोई लड़का है, किसी ने बताया है, तो उसके पड़ोसी से पता करेंगे, उसके आसपास पता करेंगे, रिलेशन में पता करते हैं, संबंध निकालते हैं वो, तब जाकर के अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देते हैं। और अब किसी का भी हाथ पकड़ लिया, किसी का भी पकड़ लिया, टिकते भी नहीं है। आप सही कह रहे हैं, टिकते ही नहीं है वो तो एक प्रकार का यूज एंड थ्रो रहता है। सच्चाई बता रहा हूं बेटे, तो यूज एंड थ्रो रहता है, बस यूज किया और फेंक दिया, यूज किया और फेंक दिया, और ऐसे कितनी बेटियां बर्बाद हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संबंध जो होते थे वो माता पिताओं के द्वारा अच्छा होता था। जब देखा कि बेटी युवती हो गई है, बेटी बड़ी हो गई है, अब उसके लिए योग्य वर की खोज हुआ करती थी, योग्य वर की खोज होती थी। अब क्या है, बेवड़ा वो, जुआरी वो, शराबी, मतलब क्या नाम है, जुआ भी खेलता है और दर दर के दाव लगाता। अब तो क्या हद हो गई है। ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना, अरे रमी पे आओ ना बाबा, वो बोलता ना उसमें यूट्यूब में आता रहता है। इनको पकड़ करके कोई झापड़ मारने वाला नहीं है, इनको घर में बैठे बैठे जुआ खिलवाया जा रहा है हमारे बच्चों को। और आज बच्चे शेयर मार्केट में प्रवेश कर गए हैं। शेयर मार्केट में मेरे पास आ चुके हैं कई शेयर मार्केट के डूबे हुए।
शेयर मार्केट के डूबे हुए मेरे पास बच्चे आए, तो वो क्या है, बोले गुरुजी मैं तो बहुत दूर से आपका नाम सुन के आया। मैंने कि भाई फोन तो करना चाहिए था। बोले मैं तो पूछ के आ गया, मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो मैं चला जाऊंगा वापस। तो फिर भी मैंने कि बड़े निराश दिखाई दे रहे हो, क्या समस्या है? बोले जी रात में मैं पैसा हारा हूं बहुत ज्यादा। हाँ जी बोलिए। शेयर मार्केट गलत नहीं है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करे तो सोच समझ के देखो मेरी बात सुनो जी, क्या करने से गड़बड़ी। मेरी बात सुन लीजिए, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। जुआ जुआ होता है, शेयर मार्केट जुआ नहीं है। तो आप भले ही कुछ भी कहते चले जाओ, आप कुछ भी कहिए, जाती है। एक साथ जब व्यक्ति की समस्या बड़ी खड़ी होती है, आप हो सकता है चतुर हो, आप हो सकता है समझदार हो, बहुत सारी बातें होती हैं। वो शेयर मार्केट में सट्टा करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं करते हैं, तभी गड़बड़ी होता है। शेयर मार्केट भी कई प्रकार का है। हाँ अच्छा उसमें यदि आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करते हैं हाँ, तो वो जो बिजनेस है। हाँ, जो मेरे पास आया था व्यक्ति, जो मेरे पास आया था वो पैसा हार के आया था, सट्टा किया है वहाँ। और सट्टा, अच्छा सट्टे की बात है, चलो तो मुझे तो ये पता नहीं, लो सट्टा और शेयर मार्केट क्या है। तो अच्छा ठीक है, शेयर मार्केट तो ये है कि उसमें शेयर का रहता है, खरीद के रखते हैं फिर। अच्छा खरीद के रखते हैं, खरीद के चलो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो लेकिन जो मेरे पास में आया था वो पैसा हार के आया था, और वो इतना डिप्रेशन में था बहुत ज्यादा। क्यों? घर वालों का पैसा था, वो हार गया, और पैसा दे कहां से वापस? घर वालों को कहां से देगा, कैसे करेगा? तो इसी तरह से बहुत सारे बच्चों की स्थिति खराब हुई है, और इससे बहुत सारे बच्चे बर्बाद हो चुके हैं। और जो कैसीनो में जुआ चलता सरेआम, जुआ है। वो जो जुआ चलता है, और आश्चर्य की बात है कि गवर्नमेंट ने उनको मान्यता दे रखी है। कैसीनो बंद है, ऐसे गोवा में केवल अलाउड है। वो अच्छा मैं गोवा की बात कर रहा हूँ। इंडिया की बॉर्डर के बाद में जाते हैं, वो समुद्र में ले जाके। हाँ अच्छा, हाँ, वो ये सीप में ले जाते हैं। हाँ, मुझको सब मालूम है। अच्छा सुनिए, इन्होंने कहा समुद्र में कि जो कैसीनो होते हैं वो इंडिया की सीमा से बाहर जाकर के नेपाल में करते हैं, वहां खड़े होके वहां करते हैं इस काम को। नेपाल में खेलते हैं, या फिर नेपाल में? हाँ नेपाल में है, बहुत है, काठमांडू में बहुत है। ओहो, गोवा में जो सी बीच, अरे कहाँ लोग जंजाल में फंस गए। इंडिया की टेरिटरी के बाद में खेलते हैं। बताइए, एक मैं जब गोवा में था तो किसी ने कहा वो 4 लाख रुपए हार के आया रात। अरे तो गरीब आदमी होगा उसने कहा कि गरीब आदमी होगा, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ रुपए हार जाते हैं एक रात में। गुरुजी हमारे दुकान के सामने बहुत गरीबी से दुकान खड़ा किया था, उसका लड़का शेयर मार्केट में वो। हाँ एक मेरे मार्केट जहाँ है वहाँ पर उसका मकान है, उसका कपड़े का दुकान था जी, उसका पिता बहुत गरीबी से आगे बढ़ाया था दुकान। उसका लड़का शेयर मार्केट किया, शेयर का मार्केट में उसने 1 करोड़ रुपया हार गया। ओए होए, 1 करोड़ रुपया हार गया। उसके बाप जमीन खरीदा था मार्केट में, वो बिक्री कर दिया। उसके ससुराल में कोई नहीं था, रांची में उसका मकान था, वो मकान भी बिक्री हो गया। आज अरे। उसका बाप डिप्रेशन में पागलों की तरह घूमता है, उसका कपड़े का दुकान एकदम जीरो हो गया, बताइए और वो ऐसे लगता पागल चल रहा। क्या किया था उसने? वो शेयर मार्केट में वो लगाया था रुपए। तो क्या होता क्या है शेयर मार्केट में? आप तो कह रहे डूबता नहीं है पैसा। मैं बताता हूँ ना क्या होता है, मैं तो सबको एकदम जानकारी बहुत सालों से कर रहा हूँ, 50 साल से शेयर मार्केट। अच्छा आप भी खिलाड़ी हो? हाँ, मैं तो 50 साल से ओए कर शाबाश, रहा हूँ। और मेरे बहुत वो होता क्या है, आपने कमाया कितना है? मेरे पास में रुपया है, अच्छा पैसा है? 50 लाख के शेयर हैं। अच्छा, हाँ, और मेरे तो जो और परिचित है, मेरे गुरु लोग हैं, उनके पास में करोड़ों रुपए के शेयर है। 20 लाख के आपके पास? 30 लाख के हैं। लो नहीं, उसमें क्या है, हम लोग उसका स्टडी करते हैं, तो उनको बेचोगे फिर? करते हैं, और उसको और क्या होता है? वो अपने आप बढ़ता रहता है, रोज बेचने का काम नहीं है। हाँ, और जो लोग क्या करते हैं कि अपने को नहीं एक साथ बढ़ाना। में लालच में जब कभी जरूरत सट्टा कर है ही देते नहीं। हैं शेयर मार्केट में। खरीदना है तो ये कुछ करना है तो उसको आप उस समय कितना अच्छा। बेचना है उसमें। चलो बहुत अच्छा। आवश्यकता होती है तो बेचते हैं। तो मैं फिर भी कहना चाहता हूँ आपसे, सट्टा करते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक वो फ्यूचर ऑप्शन में लगा दिया इतना रुपया, वो कम रुपये लगा देते हैं उसमें। बहुत देखो जानकारी में अधूरी हाँ, जानकारी अधूरी जानकारी वाली। देखो फिर मैं बता रहा हूँ आपसे कि जो व्यापार हुआ करते थे जिस ढंग से, वो व्यापार बड़े मजबूत होते हैं। तो व्यापार के ढंग से आप दूसरा कोई काम कर रहे हैं तो ये स्थिति अलग है। हाँ, पर मुझे लगता है कि ऐसे डिप्रेशन में मत आइए,
अगर आप किसी डिप्रेशन में आ रहे हैं और उस तरह से कोई काम कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, तो उससे आपको रोग ही बढ़ेगा। तो इसीलिए कृपा करके अपने ऊपर ध्यान रखें और वैदिक परंपराओं के आधार पर जीवन ढालने का प्रयास करें। नहीं तो ये आपको मैं बता देता हूं कि आपके घर में अचानक आया हुआ पैसा, अचानक, तो वो पैसा भी आपके संतुलन को खराब करता है। मैं कुछ और कह रहा हूं, जैसे किसी की लॉटरी लग जाती थी, लॉटरी लगने के बाद में उसके पास तो अचानक ही आया ना, अचानक उसके पास में 10 करोड़ की लॉटरी निकल गई, था कबाड़ी, है ना। अब उसका दिमाग वैसे ही पागल हो जाएगा, लग जाएगा जन उलझुल कामों में। तो इसीलिए परिश्रम का जो पैसा होता है, जो खूब परिश्रम का पैसा आता था, वही आपको फल देता है, सुखदायी होता है, और बच्चों पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, आपने बिना परिश्रम के अंधाधुंध पैसा अगर आपने कमा भी लिया है तो वो पैसा आपके बच्चों के जीवन को खराब करेगा, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। आपने पवित्रता से, सात्विकता से जो धन कमाया है वही आपके परिवार के लिए सुखदायी होगा, मानिए या मत मानिए, एकदम ये आपके ऊपर है। मेरा तो काम है कि आपको सही दिशा देना, सही मार्ग पर लेकर के जाना, और एक बात, अपने धन का सही ढंग से सदुपयोग भी करते रहना चाहिए। अच्छे अच्छे संस्थाओं में, अच्छे अच्छे स्थानों पर अभावग्रस्त लोगों के बीच में थोड़ा सा सहयोग के लिए भी खड़े रहना चाहिए कि भाई मैं इसका सहयोग करूंगा। कोई समस्या आ रही है किसी के लिए, लेकिन सहयोग करो, ऋण मत दो, किसी को कर्ज मत दो। बात समझ में आ रही है? कर्ज के लिए कुछ मत करो। एक भाग ऐसा निकाल के रखिए कि आवश्यकता पड़ने पर मैं 10,000, 20,000, 50,000 रुपए तक भी किसी के लिए खड़ा हो सकता हूं, सहायता कर सकता हूं। तो कम से कम उसको सांस तो आ जाए अचानक व्यक्ति को। तो ये मार्ग बंद मत करना। किसी को कॉपी पेंसिल नहीं बच्चे के पास में, पढ़ाई की समस्या आ रही है, अरे कोई बात नहीं, बच्चों को स्कूल भेजो। तो ऐसे काम करते रहो। जब ऐसे काम करोगे तो ये होगा साथ ही हाथ बढ़ाना। तो आप एक दूसरे के लिए भी अपना हाथ बढ़ाते जाइए। तो भगवान आपका भला करे। बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, इन सब का आप लोग ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। ठीक है, अपने घर परिश्रम का ही पैसा लेकर के आइएगा तो वो आपको शांति देगा। नहीं तो आंखें बंद करोगे और किसी का दिल दुखा हुआ पैसा घर में आया है, किसी को पीड़ा हुई है, वो रो रहा है, आपके घर में पैसा आ गया और वो रो रहा है, वो आंसू आपको नहीं जीने देंगे, वो आंसू आपको मार देंगे। किसी ने कहा पता लंका क्यों भस्म हुई? लंका कैसे भस्म हुई? लंका क्यों जली? लंका जली सीता माता के आंसुओं से। बात समझ रहे? सीता माता के आंसुओं से लंका जली। तो इसीलिए बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, ये समझ में सहज नहीं आती। तो मैं बेटियों को भी कहूंगा गलत ट्रैक पर न जाएं, बेटों को कहूंगा गलत ट्रैक पर न जाएं, सही अपने सुझाव लें। अच्छे कोई आपको मान लो कुछ काम करना है तो पहले अपने जो मास्टर लोग हैं उनसे परामर्श करें, अच्छे ढंग से बात करें। तो गलत दिशा में समाज को लेकर के नहीं जाना है। अच्छे ढंग से काम करोगे तो कल्याण होगा, नहीं तो नहीं है। धन्यवाद। चलिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातें सुनते रहूं हर बातों में एक नया बोलता कुछ नहीं बेटे, आता है। जो आता रहता है बोलते रहते हैं। और राजेश यार कुछ मौसम बन नहीं रहा, आगे आजा। ठीक है भाई, तो जल्दी ठीक हो जाए। ये बारात में जाने के लिए बैठे हैं हमारे तो मुनेश जी। मुनेश को बारात में जाना है। इनको बुला लोगे नहीं? अच्छा तो मुस्कुराइए। शुगर ठीक करो और थोड़ा सा टांगों को ठीक करो। वैसे टांगे तो अभी लगभग ठीक है। अभी तुम अभ्यास करोगे ना, एक्सरसाइज वगैरह करोगे जम करके, ठीक है, तो तुम्हारा शरीर मजबूत हो जाएगा, बलवान होगा, खूब पैसा वैसा कमाओ अच्छे ढंग से। ठीक है, और उसके बाद में शादी करो। अच्छी सी लड़की है। अरे अच्छा अरे ले
कह रहे सेठ, सारे सेठ बैठे हैं। मैं खेती करता हूँ। इन्होंने तो मुझे कहा मैंने कि भाई इस गांव का कोई साधारण किसान होगा। साधारण किसान भी नहीं है। कह रहे साधारण किसान भी नहीं है। गिने चुने में। भाई वाह। कह रहे सेठ बैठे सारे के सारे। चलो बहुत अच्छा। तो खूब आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं सही हो रहा। वही तो सबसे गड़बड़ है। अपने क्षेत्र में अच्छे प्रोग्राम की योजना बनाओ, समझ गए। तो मुझे लगता है कि प्रयागराज में गंगा है ना, वो जो संगम है, वो नहाना अलग है। हमारे शिविर में, हमारे यहाँ जो गंगा आई है हमारी स्वास्थ्य की गंगा, इसमें नहाना अलग है। इसमें जो नहाएगा पूरी तरह से तृप्त हो जाएगा, ठीक है, आनंद आ जाएगा और रोग मुक्त हो जाएगा। चलिए इसके एक मुस्कुराहट वाली हंसी। वाह भाई वाह। चलो बंद कर दीजिए। है? अच्छा कभी कभी ज्यादा हंसने से यहाँ कुछ होने लगता है, ऐसे खिंचा आ जाता है। हंसी से हाँ। चलिए एक हंसी है जिसका नाम है छौंका हंसी। राजेश छौंका हंसी करके दिखाओ यार तुम, करो। बंद कर दिया है ना, हैं? बंद कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, आज बंद नहीं होगा, आज तो छौंक लगेगा। ओ आता था ना टेलीविजन में, देगी मिर्च का तड़का और अंग अंग फड़का। लगाओ। फिर घर जाने की खुशी में हंसो। आज हम शिविर छोड़ के जा रहे हैं। स्वामी जी ने बहुत सताया, बहुत भूखा रखा है। आंखों पे भी मिट्टी और पेट में भी मिट्टी। और बिना मतलब 5-5 किलो वजन घटवा दिया था। तेरी की और गड्ढे में भी दबा दिया। ए, स्वामी जी क्या क्या नाक में पानी निकलवा दिया। और तो और वो नाक में रस्सी सी घुसा दिया। और सुनो यार, पानी पी करके उल्टा भी निकलवा दिया। मुंह में रबड़ को और इतनी लंबी रबड़ मुंह में घुसवा दी। और तो और वो पानी में बिठवा भी दिया यार। और सुन लो, एनिमा दे करके वो गंदगी भी निकलवा दी। लेकिन हुआ क्या, स्वास्थ्य ठीक हो गया। अगर ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बढ़िया बनता है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। आइए अगली हंसी, हाथ ऊपर करें, ऊपर देखिए, सोच लो दुनिया अपने बाप की है। 1 2 3। नहीं नहीं बेटा, रसोई आपकी है, पैर मत रखना बस। रसोई आपकी है लेकिन उसमें घुसना नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आप बस छुट्टी करते हैं। गहरा सांस भरें, ओम ध्वनि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःख भाग्। ओम शान्तिः ओम शांति शान्तिः शान्तिः। शांति। आंखों को ढक लें, चेहरे की मालिश करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की सभा, इस शिविर की सभा कर दे समाप्त। ये समाप्त होती है। क्या खोया क्या पाया, तो इसके विषय में शुद्धि क्रियाएं कर लो, थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके जब फ्रेश हो जाओगे, अच्छे वस्त्र पहन लोगे, नहाओगे ना, जब नहा करके जब तैयार हो जाओगे तो यहीं पर बाहर खड़े होकर के रिव्यू करेंगे, ठीक है। वो इसलिए करना चाहिए, करना ही चाहिए, ताकि भाई सबको पता चले कि प्राकृतिक चिकित्सा कितनी अच्छी चीज है और इससे किस तरह से लाभ मिलते हैं, ठीक है। चलो, कृतज्ञोस्मि। ओम धन्यवाद। जोर से देखिए प्रेशर। चलो।